नमस्ते। मेरे ख़्याल में आपके दादी के घर में भी एक अलमारी होगी, पुरानी, वुडन, शायद थोड़ा-सा टूटा हुआ, और उसमें कुछ काम की चीज़ें होंगी। उसके अंदर एक छोटी-सी पोटली हो सकती है, कुछ कपड़े हो सकते हैं, और उस पोटली में लिपटी हुई कुछ पैसे हो सकते हैं जो कि उन्होंने पाई-पाई जोड़कर जमा करा होगा। ये पोटली सिर्फ़ पैसा नहीं है, ये एक ट्रस्ट है, एक उम्मीद है, ये एक फैमिली की अनकही ख्वाहिश है कि किसी एक दिन ये जो चंद पैसे हमने जुटा के रखे ये बहुत काम आएंगे। बात है 1997 की। चाइना के एक छोटे से शहर चांगचो में एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम था जांग होंगचाओ अपनी दादी के पास गए और बोला कि मुझे बिजनेस करने को कुछ पैसे चाहिए। दादी ने अपने पुरानी अनबाली खोली और उसमें से एक पोटली निकाली जिसमें से निकला 30,000 रुपये। बस इतना ही है कहानी। उस 30,000 का उस लड़के ने क्या किया बता दूं। उसने एक सेव्ड आइसक्रीम की ठेली खोली गली के नाके पे, चांगचो की एक छोटी सी लेन में। बात 1997 की थी और आज मई 2026 में मैं वीडियो बना रहा हूँ। उस लड़के ने एक एम्पायर खड़ा कर दिया आइसक्रीम का जिसका नाम हुआ मीशो, और जिसका 60,000 आउटलेट है पूरी दुनिया में। 60,000। मैकडी के पूरी दुनिया में 43,000 आउटलेट्स है, मीशो के 60,000। एक दादी की पोटली ने दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन कंपनी बना दी। आज हम बात करने वाले हैं इसी मैटर पर। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, ये कहानी है पैसों की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई की, कि दुनिया कैसे काम करती है, बिजनेस कैसे सोचता है, और कंट्रीज कैसे डिसाइड करती है कि कौन सा ब्रांड उनकी कंपनी के अंदर आएगा, कौन सा ब्रांड उनके कंपनी के अंदर नहीं आएगा। आज हम बात करेंगे इस 40 रुपये की आइसक्रीम के थ्रू कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या है। हमें कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमें कोई एमबीए की डिग्री नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए। बस अगले कुछ मिनट में आपका दिमाग और आंख अगर खुला रहे तो मैं आराम से आपको समझा पाऊंगा क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस, कैसे काम करती है कंपनीज। पहले इस कंपनी को समझते हैं। इसका नाम है मीशो। इसके बिना आगे बात समझ नहीं आएगी। सोचो, आप इंडिया में बबल टी पीना चाहते हो तो आपके पास कई ऑप्शन है। गोंगचा, चार टाइम, कोको फ्रेश, बोबा भाई, गॉड टी। हर ड्रिंक का प्राइस है 250 से 400। अब सोचो कि आपके कॉलोनी में कोई एक शॉप खोले, वही ड्रिंक सिर्फ 60 रुपये में बेचने लगे और क्वालिटी भी बिल्कुल वैसी ही, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन डेफिनेटली होगा कि ये ठीक नहीं है शायद प्रोडक्ट, या तो उसकी क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज़ है, या तो हो सकता है बंदा घाटे में चल रहा है, या पक्का कुछ तो झोल है जो हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या हो अगर इसमें से किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ही ना हो, ना कोई कंप्रोमाइज़ हो, ना घाटा हो, ना झोल हो? क्या हो अगर एक कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल पे अगर वो कंपनी चल रही है? जी हाँ, मीशो एक जीनियस है इन मामलों में। एक सिंपल सवाल को समझते हैं, मीशो कैसे कमाता है? बहुत लोग सोचेंगे ड्रिंक्स बेचती है तो कमाती है, फूड एंड बेवरेज की कंपनी है तो कमाती है, बबल टी बेच के कमाती है, आइसक्रीम बेच के कमाती है। नहीं, मीशो इंग्रेडिएंट्स बेच के कमाता है अपने फ्रेंचाइजीज को। स्टोर्स तो फ्रेंचाइजी चलाते हैं, मीशो उनका सप्लायर है परमानेंट। हर कप के लिए फ्रेंचाइजी को मीशो से इंग्रेडिएंट्स खरीदने पड़ते हैं। मतलब सीधा बोलो तो मीशो एक बेवरेज कंपनी कम है और एक सप्लाई कंपनी ज़्यादा है, जो अपने कस्टमर्स के नाम पर स्टोर चलवाती है, फ्रेंचाइजी देकर कि आप स्टोर चलाओ, रॉ मटेरियल हमसे ही लेना है। अब इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि अमूल अमूल दूध बेचता है, किसको बेचता है? डायरेक्ट कंज्यूमर्स को। अब सोचो अगर अमूल कहता है कि राजीव आप अपना एक शॉप खोल लो, और लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होगी वो मेरा चलेगा, तो अब राजीव बाध्य है अमूल से इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए, और तब वो कंज्यूमर को बेचेगा। समझ में आ रहा है आपको? नंबर्स देखो क्योंकि ये बहुत माइंड ब्लोइंग है। 2025 में मीशो की टोटल कमाई थी 2,82,000 करोड़। इसमें से ड्रिंक्स बेच के कितना है पता है? 2%। बाकी 98% इंग्रेडिएंट्स और इक्विपमेंट्स फ्रेंचाइजीज ने जो खरीदे हैं उससे आए हैं। ये कोई ड्रिंक कंपनी नहीं है जो ड्रिंक बेच के पैसे कमाती है। ऐसी कंपनी है जो ड्रिंक बेच के पैसा बिल्कुल ही नेग्लिजिबल कमाती है। इसका नेट प्रॉफिट रहा 2025 में 50,000 करोड़ अप्रॉक्स लगभग। मार्च 2025 में हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज आईपीओ में 37,000 करोड़ का रेज किया। एक ही दिन में 30 से 40% शेयर प्राइस ऊपर चले गए। दिसंबर 2025 में हॉलीवुड में पहला अमेरिकन स्टोर खुला और 4 दिन बाद न्यूयॉर्क में 2 और। दिख रहा है? ये कंपनी मास्टर है फ्रेंचाइज आउटलेट चलाने में। और इंडिया जहां पर 140 करोड़ रहते हैं लोग, 3700 करोड़ का बबल टी मार्केट है, 8% सीएजीआर से बढ़ रहा है, लेकिन मीशो अभी तक इंडिया नहीं आ पाए। क्यों? क्यों नज़रअंदाज हो गया? क्यों इंडिया आने का मीशो ने सोचा नहीं? आज हम मीशो के थ्रू
पूरा इंटरनेशनल बिजनेस समझेंगे। एक सेकेंड के लिए आप अपनी लोकल मंडी को इमेजिन करो, लोकल बाजार को। वहाँ बिक रहा है टमाटर, प्याज, धनिया। वहाँ एक फार्मर आता है अपना माल लेकर, दुकानदार उस माल को खरीदता है, वो चला जाता है, आप जाते हो दुकानदार से सामान खरीदते हो। सिंपल चेन है, एक सिटी की बात है, एक करेंसी में बात हो रही है, एक गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अब सोचो वही टमाटर इटली से आ रहा है, मेलोनी जी के यहाँ से। सडनली देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब 2 करेंसी इन्वॉल्व हो गई, 2 गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गए, 2 सेट ऑफ रूल्स इन्वॉल्व हो गए, शिपिंग, कस्टम्स, इंपोर्ट टैक्स। क्या इटली का टमाटर इंडिया में अलाउड भी है या नहीं? यही कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। आज हम बेसिक से इंटरनेशनल बिजनेस को के बेसिक्स को समझेंगे। सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन जो देश के बॉर्डर को क्रॉस करे वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। सिंपल, एक बार बॉर्डर क्रॉस करो और दुनिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाती है 5 फोर्सेज। एक एक करके इन सारे फोर्सेस को समझेंगे और हर फोर्स के साथ मिसवे के ऊपर क्या असर पड़ता है वो भी, क्योंकि मिसवे इंडिया क्यों नहीं आया। तो फोर्स 1 है दरवाज़ा। दरवाज़ा मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, वैसे उसको ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। हर देश एक बड़े दरवाजे की तरह है, उस दरवाजे पर एक गार्ड बैठा है। गार्ड डिसाइड करता है कौन अंदर आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। बिजनेस की दुनिया में इस गार्ड को कहते हैं ट्रेड पॉलिसी। एक होता है टैरिफ, जो सबसे कॉमन टूल है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इम्पोर्ट टैक्स। अगर आप बाहर से कुछ लाते हो देश के अंदर, तो एक फीस देनी पड़ेगी, एंट्री फीस, जिसको टैरिफ कहेंगे। इंडिया में काफ़ी प्रोसेस्ड फूड आइटम पे 20 से 30% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मिसवे के इंग्रीडिएंट्स अगर चाइना से डायरेक्ट इंडिया आए तो ऑलरेडी कॉस्ट 20 से 30% बढ़ जाती है। और सिर्फ दरवाजे पर ही, अभी अंदर नहीं आ पाया है मिसवे, लेकिन कॉस्ट बढ़ गया। टैरिफ के अलावा एक और चीज़ होती है जो होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब दरवाजे के वो रूल्स जो टेक्निकली बैन तो नहीं है प्रोडक्ट, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है कि फॉरेन प्रोडक्ट प्रैक्टिकली अंदर देश के आ ही ना सके। इंडिया का फसाई, जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो इसका ये वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, जहाँ पैकेजिंग, लेबल्स, इंग्रेडिएंट्स, सेल्फ लाइफ का टेस्ट होता है, सब इंडियन स्टैंडर्ड्स में होने चाहिए। इसका पूरा कंप्लाइंस करने का जो टाइम है वो 6 से 12 महीने का आता है। तो अभी हम दरवाजे पे ही पहुँचे और वहाँ 2 गार्ड हैं, एक है टैरिफ और दूसरा है कंप्लाइंस। मिसवे को दोनों से गुजरना है, मतलब दरवाजे बंद हैं और अभी के लिए तो बंद ही रहेंगे। अब फोर्स नंबर 2 की बात करते हैं, जिसको कहते हैं FDI रूल्स। सोचिए, मान लीजिए आप इंडिया में आना चाहते हो सिर्फ प्रोडक्ट लेके नहीं, बल्कि आप अपनी खुद की कंपनी यहाँ खोलना चाहते हो, अपना पैसा लगाना चाहते हो। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब एक कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री के इकोनॉमी में जाना। साधारण सी बात है। इंडिया जनरली FDI को वेलकम करता है। अगर ओवरऑल बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया ने अट्रैक्ट किया 68 लाख करोड़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, 14% ग्रोथ पिछले साल से, 14% ज़्यादा ग्रोथ थी। अप्रैल 2000 से लेकर दिसंबर 2025 तक टोटल FDI आया 96 लाख करोड़। लेकिन यहाँ पे मिसवे की असली दिक्कत शुरू होती है। बताता हूँ कैसे, पॉइंट वाइज बताता हूँ। जून 2020 में गलवान वैली में हमारे इंडियन सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो गए। इंडिया का गुस्सा और रिटेलिएशन सिर्फ सरहद पे ही नहीं रुका, वो बिजनेस में भी देखने को मिला। आपको याद होगा कोविड के टाइम में न्यूज़ में काफ़ी फैली थी ये बात। इंडिया ने उसके बाद अप्रैल 2020 में एक रूल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है प्रेस नोट 3, शॉर्टकट में कहें तो PN3। सिंपल लैंग्वेज में इसका ये मतलब है कि कोई भी कंट्री जो इंडिया के साथ ज़मीन की सीमा शेयर करती हो, उनसे आने वाला कोई भी पैसा सीधा या घुमा फिरा के किसी भी चैनल से हो, उसको गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन के बिना इंडिया में लाया नहीं जा सकता। चाइना और इंडिया दोनों लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है। डेट्स वाई मिसवे जैसी किसी भी चाइनीज़ कंपनी के लिए हर इन्वेस्टमेंट के लिए या इंडिविजुअली किसी भी तरीके से आने के लिए केस टू केस गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना एकदम मैंडेटरी है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब से ये PN3 आया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ है कि अप्रैल 2024 तक 526 प्रपोजल्स आए इस रूल के अंडर। उसमें से अप्रूव हुए सिर्फ 124 यानी कि 23%, और रिजेक्ट हुए 201, और बाकी पेंडिंग हैं। कुछ केसेज सालों से पेंडिंग है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। मतलब अगर मिसवे सीधा इंडिया में इन्वेस्ट करना भी चाहे तो प्रपोजल जो वो इंडियन गवर्नमेंट को देगा उसका 76% चांसेज है कि वो या तो फाइल पड़ा रह जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 23% के आसपास ही सक्सेस रेट है। अभी लास्ट मंथ मार्च 2026 में एक छोटी सी राहत आई है
इस पॉलिसी को लेकर इंडिया ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में 10% तक चाइनीज़ ओनरशिप को अलाउ किया है ऑटोमेटिकली, जो कि सेक्टर्स है सोलर, इलेक्ट्रॉनिक, कैपिटल गुड्स। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें फूड एंड बेवरेज नहीं है इस लिस्ट में। क्योंकि फूड एंड बेवरेज नहीं है तो मिसवे के लिए डायरेक्ट कुछ नहीं बदला है, मतलब दरवाज़ा अभी भी बंद है, इसलिए मिसवे इंडिया नहीं आ पा रहा। अब बात करते हैं फोर्स नंबर 3, रुपया पैसा का ऊपर नीचे जानना, जिसको कहते हैं करेंसी रिस्क टेक्निकली। ये वाला जो फोर्स है ये सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है बात करने में, लेकिन ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही क्रिएट करता है करेंसी के। 1 मिनट के लिए सोचो कि आप एक शॉप चलाते हो, आपका प्रोडक्ट जो बिक रहा है वो 100 रुपये में बिक रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल आप किसी और देश से मंगवाते हो। तो आप बेच रहे हो रुपये में, लेकिन रॉ मटेरियल आप किसी और देश से मंगवाते हो और उस देश की करेंसी आज सडनली ज़्यादा ही वैल्यूएबल होगी। तो जो मटेरियल आप पहले 50 रुपये में ख़रीदते थे अब वो 60 का आने लगा। आपने तो अपना प्राइस नहीं बदला, आप तो 100 रुपये में ही बेच रहे हो, लेकिन आपका प्रॉफिट 50 से 40 हो गया क्योंकि करेंसी के रेट्स ऊपर नीचे हो गए। इंटरनेशनल बिजनेस में इसको करेंसी रिस्क बोला जाता है, करेंसी रेट रिस्क बोला जाता है। मिसवे इंडिया में तो रुपीज़ में बेचेगा, लेकिन उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर चाइनीज़ युआन में आएगा। 2020 से लेके 25 तक में इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट में 15% कमज़ोर हुआ है, जो ट्रेंड्स बताते हैं। मतलब सेम इंग्रेडिएंट्स इंडिया में 15% ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कंपनीज इसे मैनेज करती है हेजिंग से। हेजिंग होते हैं जैसे कॉर्प इंश्योरेंस होती है, जो करेंसी एक तरह की होती है इंश्योरेंस के लिए लोग बचा के रखते हैं, उसको हेजिंग बोलते हैं। लेकिन ये भी एक एडिशनल कॉस्ट है। मतलब मिसवे के दरवाजे अभी भी बंद हैं, मिसवे इसलिए इंडिया नहीं आ रहा। अब बात करते हैं फोर्स नंबर 4 कि कल का कुछ नहीं पता, जिसको टेक्निकली कहेंगे पॉलिटिकल रिस्क। ये फोर्स सबसे स्केरी है क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता, सच में कोई फार्मूला नहीं होता, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, कोई असेसमेंट नहीं होती जो हमें पता चले, आम जनता के लिए कुछ नहीं होता। जून 2020 में इंडिया ने एक रात में ही 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया, जिसमें मेन ऐप्स थे टिकटॉक, पबजी, कैम स्कैनर, शेयरिट। टिकटॉक ने इंडिया में उस टाइम 20 करोड़ यूजर्स का अपना एक मार्केट प्लेस बना रखा था, जो कि एक रात में ही गायब हो गया। कोई वार्निंग नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई अपील नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे केसेस में। तो 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आपने सालों की मेहनत से एक बिज़नेस बनाया, 20 करोड़ कस्टमर बेस बनाया आपने ब्रांडिंग मार्केटिंग करके, और कल सुबह वो सब हवा में गायब हो जाए, ऑब्वियसली ड्यू टू द गवर्नमेंटल एनालिसिस। तो इसको पॉलिटिकल रिस्क ही कहेंगे। और मिसो एक चाइनीज़ ब्रांड है जो इंडिया में मिलियंस ऑफ इंडियन से कनेक्टेड रहेगा, मतलब नेचुरली ज़्यादा स्क्रूटनी अट्रैक्ट करेगा। मतलब दरवाज़ा खुल भी जाए तो मिसवे का डर फिर भी ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क तो हमेशा बना ही रहेगा, इसलिए मिसवे इंडिया नहीं आ रहा। अब बात करते हैं फोर्स नंबर 5, जो कि है हमारी अपनी भारतीय दुनिया, हमारा कल्चर, भारतीय सभ्यता। ये जो 5वां फोर्स है ये आपको कहीं पे किताब में नहीं मिलेगा, कोई बड़े वर्ड में मैं इसको समझाना भी नहीं चाहता, लेकिन ये सबसे पावरफुल तब होती है जब आप ग्राउंड पे आके बिजनेस करते हो। कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, हमारी दिनचर्या, हमारा जीने का तरीका, हमारे हैबिट्स। जो ब्रांड ग्लोबली सक्सीड करते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, वो प्रोडक्ट को लोकल इंसान की ज़िंदगी में फिट करना चाहते हैं। वास्तविकता यही है। मैकडी इंडिया में बीफ फ्री मेन्यू के साथ आया, मिक्स स्पाइसी पनीर, मिक आलू टिक्की। दुनिया में ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबवे इंडिया में 50% से ज़्यादा वेजिटेरियन ऑप्शंस लेके चलता है। ग्लोबल सबवे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वेजिटेरियन वाली। स्टारबक्स इंडिया में मसाला चाय लाटे में बेचता है, जो जेन्युइनली पॉपुलर भी है, लेकिन आयरॉनिकली भी है। चाय जो घर में 5 रुपये में बनती है, स्टारबक्स में 350 रुपये कप मिलती है। ये सारे असेसमेंट से हम क्या समझ रहे हैं? मिसवे के लिए इंडिया स्पेसिफिक चैलेंज क्या है? मेनली चाय। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाला देश में से एक है। हम हर साल 1154 करोड़ केजी चाय कंज्यूम कर रहे हैं, घर में, ऑफिस में, टपरी में, ट्रेन में, फ्यूनरल में, शादियों में। चाय इमोशन है यहाँ, सिर्फ ड्रिंक नहीं। बबल टी इंडिया में अभी भी नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये आया नहीं है हमारे हैबिट्स में। तो मिसवे को सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं बेचना, यहाँ नई ड्रिंकिंग हैबिट क्रिएट करनी है। ये ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन अगर मिसवे ये कर पाया तो मिसवे से ज़्यादा पावरफुल ब्रांड फिर इंडिया में तो खैर कोई हो ही नहीं सकता। तो ये थी वो 5 फोर्सेज जो कि मिसवे को इंडिया में आने से रोकती हैं, जो इंटरनेशनल बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है।
ट्रेड पॉलिसी, एफडीआई रूल्स, करेंसी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क एंड कल्चर। अब हम समझते हैं कि कंपनी एक्चुअली जो बाहर की हैं वो इंडिया में इन पांचों को टैकल करते हुए कैसे घुसते हैं, मतलब नए मार्केट में घुसने के तरीके क्या है अगर कोई कंपनी इंडिया में आना चाहे तो हम बात कर रहे थे नए मार्केट में घुसने के 5 तरीके क्या क्या है, कोई कंपनी नए कंट्री में कैसे अप्रोच करती है, वो कौन से तरीके हैं जिससे कंपनी किसी कंट्री में घुसता है। जितना ज़्यादा कंट्रोल उतना ज़्यादा रिस्क, जितना कम कंट्रोल उतना कम रिस्क। इन्हें समझो, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, ज़िंदगी में भी नए काम में घुसने के लिए ये फंडा बिल्कुल ही सत्य और सही है। तो इसमें तरीका नंबर 1 है कुरियर वाला तरीका, जिसको टेक्निकली कहेंगे एक्सपोर्टिंग। सबसे सिंपल, अपना प्रोडक्ट घर पे बनाओ, दूसरे देश में शिप करो, आप वहाँ होते ही नहीं, बस आपका प्रोडक्ट जाता है। कंट्रोल फुल, क्योंकि प्रोडक्शन आपके हाथ में है। इन्वेस्टमेंट मिनिमल, कोई लोकल सेटअप चाहिए नहीं होगा। रिस्क मीडियम है, क्योंकि टैरिफ्स और शिपिंग में शायद कभी प्रॉब्लम आ सकती है। इसका रियल एग्जांपल, एप्पल आईफोन बनाता है चाइना में और इंडिया में भी, और शिप करता है 170 अलग अलग कंट्रीज में। एप्पल का ऑफिस हर कंट्री में नहीं है। क्या ये मीशो के लिए रेलिवेंट है? हाँ, प्रैक्टिकली वो अभी भी चाइना से इंडिग्रेंट्स शिप करता है साउथ ईस्ट एशिया तक। इंडिया के लिए फसाई कंप्लायंस और 20 से 30% इम्पोर्ट ड्यूटी सिर्फ कुरियर वाला तरीके से मीशो इंडिया में बिजनेस कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ये तरीके से तो आ नहीं पाएगा। अब तरीका नंबर 2 है नाम बेच दो, जिसको कहते हैं टेक्निकली लाइसेंसिंग। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट तरीका है। अपना नाम, अपना फॉर्मूला, अपना रेसिपी एक लोकल कंपनी को यूज करने दो। वो पैसा लगाएगा, वो रिस्क लेगा, वो चलाएगा। आप सिर्फ रॉयल्टी लो हर महीने घर बैठे। इसमें कंट्रोल कम है और क्वालिटी भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है आपका। रिस्क लो आपका है, हाई उनका है जो आपका लाइसेंस लिया है। इसको रियल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि फार्मा कंपनीज। काफ़ी ग्लोबल ड्रग फार्मूलाज इंडिया में लाइसेंस पे बनती हैं। पेटेंट फॉरेन कंपनी का होता है, लेकिन प्रोडक्शन इंडियन कंपनीज करती हैं। मीशो के लिए ये रास्ता काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगर इंडियन पार्टनर क्वालिटी मेंटेन ना करे तो जो मीशो का मैस्कॉट है स्नो किंग, उस स्नो किंग की रेप्यूटेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। सोचो आपने कभी किसी आउटलेट पे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाया हो और वो बिल्कुल ही बकवास और गंदा रहा हो, तो आपका इम्प्रेशन उस आउटलेट के लिए ख़राब नहीं होता, आपका इम्प्रेशन डोमिनोज़ के लिए ख़राब हो जाता है। तो ये फ़र्क है लाइसेंसिंग में। अब तरीका नंबर 3 की बात करते हैं, जिसको कहते हैं ठेके पे चढ़ा दो। अंग्रेजी में टेक्निकली कहेंगे तो फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसको मीशो का कोर मॉडल भी कहेंगे। मीशो का ये मॉडल ग्लोबली ऐसे ही चल रहा है। अब सोचो मैकडी के बारे में। क्या मैकडी ने खुद खोला है हर स्टोर, हर कंट्री में जाके, हर कंट्री में लोकल रेंट प्रोक्यूर करके? नहीं, किसी लोकल बंदे ने पैसा लगाया, जगह ली, स्टाफ रखा, लेकिन मैकडी के रूल्स फॉलो किए। मैकडी से ही इंग्रेडिएंट्स लिए, मैकडी का नाम यूज किया और अपना स्टोर चलाया। इस मॉडल को फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि लोकल फ्रेंचाइजी जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है, रिस्क लेता है। ब्रांड वाला, जिसका ब्रांड है, वो सिर्फ नाम देता है, रेसिपी देता है, ट्रेनिंग देता है और बाद में जाके हमेशा के लिए इंग्रेडिएंट्स बेचता रहता है। इसमें कंट्रोल मीडियम है, लेकिन रिस्क शेयर्ड है और कैपिटल ब्रांड वाले की कंपनी से ऑलमोस्ट जीरो जाता है। मीशो का 99% फ्रेंचाइजी मॉडल से रेवेन्यू आता है, खुद के स्टोर्स ऑलमोस्ट जीरो है, नहीं के बराबर। और इंडिग्रेंट्स पे जो ग्रॉस मार्जिन है, वो जो डेटा बताता है वो 82% का है। मतलब 100 रुपये का इंडिग्रेंट्स आप सप्लाई करो रॉ मटेरियल और उसमें से 82 रुपये आप कमाओ एज अ ब्रांड। ये आपको काफ़ी जीनियस ही स्ट्रैटेजी नहीं लग रही है? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि मीशो ने रिस्क नहीं लिया, फ्रेंचाइजी ने लिया। इसमें मीशो का कुछ नहीं जा रहा, लेकिन कमाई मीशो की होती है। तब भी चाहे एक कस्टमर आए या 1000, एक आया तो मीशो के कम रॉ मटेरियल बिके, 1000 आए तो ज़्यादा बिका, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो हर रॉ मटेरियल पे 82 रह गया। इंडिया के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल काम कर सकता है अगर कोई इंडियन एंटिटी के पास पूरी इक्विटी हो। मीशो सिर्फ लाइसेंसर और सप्लायर बन के काम करे, कोई डायरेक्ट ओनरशिप ना ले।
इस पर आएंगे थोड़ी देर में। ये थोड़ा सा वास्ट है टॉपिक, इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। अब बात करते हैं तरीका नंबर 4, साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं भाई भाई बन के, जिसको टेक्निकली कहेंगे जॉइंट वेंचर। यहाँ आप किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप में चले जाते हो, मतलब पार्टनर बन जाते हो उसके, और दोनों मिलके एक नई कंपनी बनाते हैं। तो आप लाते हो ब्रांड, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, और वो जो कंपनी नई बनी है जिस भी लोकल देश में, वो लाता है लोकल कनेक्शन, रियल एस्टेट और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। तो कंट्रोल शेयर्ड हो जाता है, रिस्क शेयर्ड हो जाता है, कैपिटल भी शेयर्ड हो जाता है। अब इसको इंडिया के परिवेश में समझाऊंगा एकदम ही बहुत बड़े ब्रांड के हिसाब से। टाटा स्टारबक्स 2012 में 50-50 जॉइंट वेंचर हुआ स्टारबक्स कॉर्पोरेशन और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बीच में। अब इंडिया का तो जॉइंट है टाटा, तो टाटा लेके आया रियल एस्टेट, रेगुलेटरी रिलेशनशिप, इंडियन मार्केट अंडरस्टैंडिंग। स्टारबक्स लेके आया ब्रांड, कॉफ़ी, ग्लोबल ट्रेनिंग सिस्टम, ग्लोबल रिकग्निशन। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 2026 में स्टारबक्स के 500 से ज़्यादा स्टोर से 60 से ज़्यादा सिटीज़ में इंडिया में राइट नाउ ऑपरेटिंग। मीशो के लिए जुबिलिएंट, फूडवर्क्स, दिव्यानी इंटरनेशनल या रिलायंस रिटेल कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनके साथ ये जॉइंट वेंचर में थ्योरेटिकली जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन प्रेस नोट 3 अभी भी ट्रिगर होगा, क्योंकि मीशो की बेनिफिशियल ओनरशिप है तो चाइनीज ही, तो ये भी दिक्कत है। लेकिन खैर ये तरीके हैं कैसे एंट्री करें। लास्ट तरीका और 5वां तरीका है पूरा बिजनेस ही अपना यहाँ बना लो, जिसको कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। सबसे कमिटेड तरीका, टारगेट कंट्री में अपनी 100% ओन कंपनी ही खोल लो, या स्क्रैच से बनाओ या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी जो ऑलरेडी चल रही है उसको खरीद लो। कंट्रोल कंप्लीट, रिस्क कंप्लीट और कैपिटल भी पूरा मैक्सिमम लगेगा इस केस में। रियल एग्जांपल से समझाता हूँ, बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। एप्पल इंडिया होली ओन्ड, आइकिया इंडिया होली ओन्ड, ठीक है, ये स्क्रैच से बने। वॉलमार्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट खरीदा 1,35,000 करोड़ में, हो गया होली ओन्ड। मगर ये मीशो के लिए क्या काम कर पाएगा इंडिया में? शायद हाँ, शायद ना, क्योंकि प्रेस नोट 3 की वजह से ये अभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 5 तरीके हुए। पहला था कुरियर, दूसरा हुआ नाम बेच दो, कुरियर हुआ एक्सपोर्ट, नाम बेच दो लाइसेंसिंग, ठेके पे दे दो, हो गया फ्रेंचाइजिंग, साथ मिलकर काम करेंगे जॉइंट वेंचर, और पूरा अपना होली ओन्ड सब्सिडरी। कंट्रोल बढ़ा, रिस्क बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। मीशो के लिए इंडिया में बेस्ट ऑप्शन अभी ठेके पर चढ़ा दो वाला ही तरीका मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है, किसी इंडियन ओन्ड एंटिटी के थ्रू, मतलब फ्रेंचाइजी मॉडल। आगे समझाऊंगा क्यों, मगर एक इम्पोर्टेंट चीज़, वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अभी तक कहना भूल गया शायद, और आपको बताना बहुत ज़रूरी है, कि इस सारे खेल में जो सबसे बड़ा प्लेयर है उसका नाम है सप्लाई चेन। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा सप्लाई चेन, क्योंकि सप्लाई चेन के बिना मीशो तो खैर कभी नहीं आ पाएगा इंडिया। एक सवाल सोचते हैं दिमाग में, एक 40 रुपये की आइसक्रीम बनती कैसे है? इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया में आके 40 रुपये में आइसक्रीम कैसे बेचेगी? इसका जवाब बहुत ही सरल और सीधा है। मटेरियल्स, मशीन्स, लेबर, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक, ये टोटल कॉस्ट जो है, अगर टोटल कॉस्ट 40 से कम होगा तभी ब्रांड प्रॉफिट में रहेगी। लेकिन ये आपका मुश्किल जैसा नहीं लग रहा? मुश्किल तो है ही, लेकिन समझते हैं कि मीशो आखिर ऐसा करता कैसे है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। सोचो कि आपके मोहल्ले में एक दादी है, बूढ़ी माता, वो खुद सब्जी उगाती है, खुद आटा पीसती है, खुद मसाले बनाती है, खुद रोटियां बनाती है, खुद डिलीवर करती है पूरी सोसाइटी में घूम घूम के। कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई कमीशन नहीं ले रहा, कोई मार्कअप प्राइस नहीं है। तभी उनकी रोटी सबसे सस्ती भी होती है और सबसे टेस्टी भी, क्योंकि पूरा प्रोसेस उनके हाथ से गुजर के जाता है। यही दादी वाली स्ट्रैटेजी मीशो अपनाती है, लेकिन दादी घर के स्केल पे और मीशो अपनाती है फैक्ट्री के स्केल पे। इसे कहते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, मतलब हर स्टेप खुद करो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। नंबर्स में अगर बात करें तो मीशो की सप्लाई चेन कैसी है? मीशो का प्रोडक्शन की अगर बात करें तो मीशो की 5 फैक्ट्री चाइना में चलती है, हनान, हाइनान, ग्वांगजी, कोंगकुई, आनहुई। 70 से ज़्यादा ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन्स चल रहे हैं, 100% इन हाउस प्रोडक्शन चल रही है। प्रोक्योरमेंट की बात करें तो 6 कंटिनेंट, 38 कंट्रीज। टी लीव्स आते हैं यूयान और फुजान से, फ्रेश फ्रूट्स आते हैं 1,44,000 फार्मर से डायरेक्टली। लॉजिस्टिक की बात करें तो चाइना में 29 वेयर हाउस हैं, 300 से ज़्यादा सिटीज़ में इनके डिस्ट्रीब्यूशन चल रहे हैं। ओवरसीज
में बात करें तो 7 ऑपरेटेड वेयर हाउस है, 4 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इनके बड़े बड़े वेयर हाउस हैं। अब इन सारा मैनेजमेंट का रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि कंपटीटर अगर ट्राई भी करे तो 40 रुपये में इस क्वालिटी की आइसक्रीम कभी नहीं दे पाएगा। अगर वो देना चाहेगा तो वो डेफिनेटली अपना बर्न कर लेगा और डेफिनेटली घाटे में चलेगा, क्योंकि उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो मीशो के पास है, जिसे मीशो डोमिनेट करता है इस पूरी दुनिया में। ये इनविजिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बेसिकली, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लियरली नहीं देखता, लेकिन जो कंपनी को हमेशा के लिए अनबीटेबल बना देता है। मीशो को कोई ब्रांड नहीं हरा पाएगा अगर मीशो उस कंट्री में है तो। इंडिया के लिए यही सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज है। इंडिया में मीशो को एक बिल्कुल नई सप्लाई चेन लेग पूरी वर्टिकल बनानी होगी स्क्रैच से, वो भी। लेकिन सप्लाई चेन बनाने में बहुत कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे अब मैं दिक्कतों की बात करूँगा। प्रॉब्लम नंबर 1 है कोल्ड चेन। मीशो के इंटीग्रेंट्स चिल्ड रहने चाहिए, लेकिन इंडिया में सिर्फ 10% पेरिसेबल प्रोड्यूस कोल्ड चेन से मूव हो सकती है, जबकि चाइना में ये 40% से ज़्यादा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो मीशो को चाहिए इंडिया में एंट्री करने के लिए। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है फसाई। हर इंटीग्रेंट्स इंडिया के स्टैंडर्ड पे खड़ा उतरना पड़ेगा। पैकेजिंग रीडू करनी होगी, लेवल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने चाहिए। इसका पूरा प्रोसेस ही 6 से 12 महीने का जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गई ब्रांड की। प्रॉब्लम नंबर 3, इम्पोर्ट कॉस्ट। प्रोसेस्ड फूड इंटीग्रेंट्स पे 20 से 30% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है इंडिया में। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है पैरेलली कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर कंट्री है। 2023 में 128,50,000 टन चाय हमने प्रोड्यूस किया है। अगर मीशो लोकल रिसोर्सिंग करे हमसे इंडियन टी से, तो मीशो की कॉस्ट भी कम होगी और मेड इन इंडिया का लेवल भी लग जाएगा, जिसका उसे फ़ायदा भी मिलेगा। अगर एक रफ एस्टिमेट पकड़ के चलूँ तो इंडिया एंट्री के लिए सप्लाई चेन सेटअप में कम से कम 1600 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ के बीच में मीशो को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फुल इंडिया रोल आउट प्रैक्टिकली बिजनेस ग्राउंड पे लाने में 3 से 5 साल लगेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन यही असली गेम है। जो कंपनी एक बार ये कर ले उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब बात करेंगे ऐसी चीज़ों का जो हमें किताबों में नहीं मिलती, जिसका नाम है जब बिजनेस और देश एक आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। जियोपॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस बिजनेस पे क्या आता है, इसको समझेंगे मीशो ब्रांड के हिसाब से। ये जो अभी हम बात करने वाले हैं ये आपको आम किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबों में ये क्लासरूम में पढ़ाई नहीं होता है, रियल वर्ल्ड में डिसाइड होता है कि क्या होगा, कैसे बिजनेस ऑपरेट करेगा। जियोपॉलिटिक्स और बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा गहरा रिलेशन है। इसको मैं बहुत सिंपली समझाऊंगा। जब दो कंट्री के बीच में पॉलिटिकल टेंशन होती है तो दोनों कंट्रीज़ के बीच बिजनेस भी पूरी तरह से अफेक्टेड और इम्पैक्टेड हो जाता है। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश आप देख रहे हैं। ये सिर्फ थियरी नहीं है, इंडिया चाइना के बीच ये हुआ है। हमने शुरू से ही देखा है, 1971 से देखा है, और आप नंबर्स में भी अगर इसको जाके ढूंढेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन मैं अभी हाल ही जो इंसिडेंट हुए उससे बताऊंगा। जून 2020 में गलवान वैली में जब हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए तो इंडिया का रिस्पॉन्स बड़ा ही फास्ट और हार्ड था, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ अधूरी रह गई थी बात। जो 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन हुए, टिकटॉक, पबजी और सेवरल चाइनीज़ गुड्स पे बढ़ गया स्क्रूटनी। अब इसका रिजल्ट अब क्या हुआ, 2000 से लेकर 2025 तक, इन 25 सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया के एफडीआई में बिल्कुल एब्सेंट है। चाइना ने इन 25 सालों में इंडिया में 0.37 एफडीआई किया है। जियोपॉलिटिक्स बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे इम्पैक्ट करता है, ये नंबर आपको समझने के लिए काफ़ी है। अब मैं आपको कुछ जुगाड़ के रूट्स बताता हूँ जो पकड़ के मीशो इंडिया आएगी। 2020 से पहले काफ़ी चाइनीज़ कंपनी ने एक जुगाड़ निकाला था। जुगाड़ था सिंगापुर या दुबई में अपनी एक होल्डिंग कंपनी बना लो, वो कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। इंडिया के रिकॉर्ड्स में दिखेगा कि सिंगापुरियन इन्वेस्टमेंट आ रहा है एफडीआई के नाम से, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट तो कहीं दिखेगा ही नहीं। लेकिन ये किताबी बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकली हुआ भी है। 2020 से पहले कई ब्रांड्स ने ऐसा किया है। मैं आपको ब्रांड्स के नाम से समझाऊंगा। केस नंबर 1, Xiaomi। इसका फ़ोन हम और आप रेडमी और यूज़ करते हैं। इंडिया में एक मेजर इन्वेस्टमेंट 42,000 करोड़ का आया। Xiaomi की सिंगापुर सब्सिडरी के थ्रू ये रूट खुल गया। 42,000 करोड़
इंडिया के ऑफिशियल एफडीआई स्टैटिस्टिक्स में चाइनीज़ वॉल्यूम में इन्वेस्टमेंट अभी तक जीरो है, लेकिन सिंगापुर के थ्रू आया कितना, 42,000 करोड़। केस नंबर 2, अलीबाबा और पेटीएम का जो इन्वेस्टमेंट वेंचर था। अलीबाबा का पेटीएम में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। पूरी दुनिया को पता है अलीबाबा कहाँ की कंपनी है। इंडियन गवर्नमेंट के एफडीआई रिकॉर्ड्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट कितना दिखा, 0, 0। लेकिन अलीबाबा ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया रीरूट होके। केस नंबर 3, ओप्पो, वीवो, वन प्लस। 3 अलग अलग ब्रांड्स इंडिया में कॉम्पिटिटर की तरह पोजीशन हुए, मार्केट किए गए, लेकिन इन तीनों की पेरेंट कंपनी एक है, बहुत लोगों को पता भी होगा, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आती है चाइना से। ये 3 अलग सब्सिडरीज सिंगापुर और हांगकांग के थ्रू रीरूट होके इंडिया में इनका जो एफडीआई था वो इंडिया में आया। तीनों ब्रांड चाइनीज़ थे, पैसा आया इंडिया में, लेकिन चाइनीज़ एफडीआई है 0। आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन जो ब्रांड आप यूज़ करते हो उसकी ओनरशिप शायद आपको पता भी नहीं होगी, बहुत केसेज में तो सच में पता नहीं होगी। 2026 में क्या ये जुगाड़ काम कर सकता है, मेन क्वेश्चन तो ये है। तो बात ये है कि पहले से ज़्यादा चीज़ें अब मुश्किल हो गई हैं। इंडिया ने एमेंडेड रूल्स में बेनिफिशियल ओनरशिप को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। मतलब अब पैसा सिंगापुर से आए या दुबई से आए या हांगकांग से आए या मलेशिया से आए, इंडोनेशिया से आए, अगर ओनर चाइनीज़ है तो कभी भी गवर्नमेंट स्क्रूटनी इसमें कर सकती है और स्पेशल अप्रूवल्स लेने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर मीशो किसी टेम्पलेट को अगर फॉलो करना चाहे तो मेरे पास एक टेम्पलेट भी है इसके रिगार्डिंग। सीन, SEIN, सीन जो कि चाइनीज़ ब्रांड है, और रिलायंस जो कि इंडियन ब्रांड है। 2023 में एक इंटरेस्टिंग डील देखने को मिली हमें। सीन जो कि चाइनीज़ फास्ट फैशन ब्रांड है, ग्लोबली मैसिव रिकॉग्नाइज्ड है, उसको इंडिया में आना था, लेकिन प्रेस नोट 3 के जो रूल्स है वो उसको ब्लॉक कर रहे थे, इंडिया में एंट्री नहीं हो पा रही थी। अब उनकी टीम ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा। सॉल्यूशन उनको क्या मिला, रिलायंस रिटेल ने एक इंडियन एंटिटी बनाई, ठीक है। उसमें सीन जो कि चाइनीज़ कंपनी है उसको 0 इक्विटी दिया और कोई डायरेक्ट ओनरशिप नहीं है, सिर्फ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बना लिया उनके साथ। अब रिलायंस और सीन के ब्रांड और डिजाइन्स के अंडर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लगे, और ये जो एंटिटी थी ये इंडिया में सेल करने लगी। इसमें ये लूप होल था कि प्रेस नोट 3 भी इस पर अप्लाई नहीं हो पाया, क्योंकि रिलायंस ने सीन से कोई पैसा ही नहीं लिया, क्योंकि कोई एफडीआई आई ही नहीं चाइनीज एंटिटी से। पैसा आएगा तब तो स्क्रूटनी होगी, पैसा आया ही नहीं, सिर्फ पेपर पे उनको ओनरशिप दे दिया, पैसा लिया ही नहीं अंबानी जी ने, तो बन गया मॉडल। मीशो के लिए यही सबसे रिलीवेंट टेम्पलेट है। अगर आप बात करें तो सीन रिलायंस का टेम्पलेट सबसे वैलिड है अगर मीशो इंडिया आना चाहे तो। एक और बात जो बिजनेस और टेक्स्ट बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी, बिजनेस मैगजीन्स में नहीं मिलेंगी, लेकिन जो रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात यह है, जब कोई ब्रांड ग्लोबली जाता है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करता। मैं पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ इसी वीडियो में, वो अपना कल्चर एक्सपोर्ट करता है और आपकी हैबिट और लाइफस्टाइल में उसको एक्सिक्यूट करना चाहता है, इंजेक्ट करना चाहता है। 1990 में मैकडी चाइना में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो वहाँ बर्गर बेच रहा था ऐसा सबको लगा, जबकि वो वहाँ पे अमेरिकन आइडिया बेच रहा था, अमेरिकन लाइफस्टाइल बेच रहा था। कैपिटलिज्म की दुनिया कैसी होती है वो सॉफ्टली समझा रहा था। एफिशिएंसी, क्लीननेस, एस्पिरेशन। लोग घंटों लाइन में लगकर खड़े रहते थे उस टाइम मैकडी का बर्गर खाने के लिए चाइना में। अब उल्टा हो रहा है। अब मीशो का जो स्नोकिंग मैस्कॉट है वो पूरा डोमिनेट कर रहा है। वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, टीनेजर्स के मर्चेंडाइज पे, सोशल मीडिया पोस्ट पे, दिमाग पे, हर जगह छाया है मीशो। अब ये सिर्फ एक आइसक्रीम ब्रांड नहीं रहा, ये अब चाइना का एक स्वीट, सॉफ्ट, अफोर्डेबल इमेज इंजेक्ट कर चुका है हर उस यूथ के माइंड में जिस भी कंट्री में ये ऑपरेट कर रहा है। और ये बात अगर इंडिया में हुई तो इंडियन गवर्नमेंट को ये ज़रूर खटकेगी, इसीलिए स्क्रूटनी और भी तगड़ी होगी मीशो पे। तो मीशो का आना और नहीं आना ये अभी भी इधर उधर होता रहेगा, 50-50 चलता रहेगा। अगर ओवरऑल बात करें तो मीशो इंडिया में एग्जैक्टली मिस क्या कर रहा है, क्यों मीशो को इंडिया में आना एक मजबूरी और एक ज़रूरत बन गई है? क्योंकि इंडिया में बबल टी का मार्केट 2024 तक 3700 करोड़ का था, जो कि हर साल 8.3% की ग्रोथ से बढ़ता जा रहा है, और 2030 में ये 6000 करोड़ हो जाएगा। ग्लोबली इसका मार्केट 25,000 करोड़ का है और मार्केट जो बढ़ रहा है वो 9% से बढ़ रहा है। अब इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मीशो इंडिया नहीं घुसेगा तो वो बहुत बड़ा बिजनेस मिस कर रहा है। ये बात उन्हें भी परेशान कर रही है। इंडिया का जो जेनजी है 37 करोड़ 50 लाख,
दुनिया में सबसे बड़ा जेनजी पॉपुलेशन है इंडिया का। एग्जैक्टली वही डेमोग्राफिक कंज्यूमर जो बबल टी कंज्यूम करते हैं, एग्जैक्टली वही डेमोग्राफिक फिगर जो 60 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन 300 नहीं। इंडिया का QSR मार्केट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाला जो मार्केट है, वो 2024 में 64,000 करोड़ का था, 22% CAGR की ग्रोथ से, जो कि 2030 में जाके और बहुत इनॉर्मसली बढ़ने वाला है। प्राइस एडवांटेज कॉन्क्रीट है। इंडिया में प्रीमियम बबल टी ब्रांड 200 से 400 की मिल रही है, लेकिन मीशो आएगा तो 60, 70, 80 रुपये में चीज़ें देगा। कोई कॉम्पिटिटर अभी इस प्राइस पे इस क्वालिटी को मैच ही नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली वही पोजीशनिंग जो चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया के 55,000 स्टोर्स में मीशो ने इम्प्लीमेंट करके जीता है। तो इसलिए मीशो का इंडिया में आना बनेगा या नहीं बनेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेनली 4 रास्ते जो मैं समझ पाया हूँ अभी मई 2026 में, वो ये हैं। मैं पूरा ही रिकॉल कर देता हूँ। एक रास्ता है सीन एंड रिलायंस वाला मॉडल, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ठीक ठाक तरीका हो सकता है कि कोई एक इंडियन कंपनी को पकड़े, उसको प्योरली इंडियन ओन्ड बनाए, मीशो से ब्रांड और रेसिपी की लाइसेंसिंग करवा ले और मीशो सिर्फ इंटीग्रेंट्स सप्लायर और लाइसेंसर बन के बैठे। कोई FD नहीं, कोई प्रेस नोट 3 का वो हिकअप्स नहीं, एकदम सब कुछ क्लियर, क्वालिटी भी कंट्रोल में रहेगी। ये हुआ पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है JV, जॉइंट वेंचर, जिसको मैं कह रहा था भाई भाई। उसके लिए क्या कर सकता है, किसी बड़े इंडियन ग्रुप के साथ 51% और 49% मीशो का हो और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर, और इंडियन कंपनी क्योंकि मेजोरिटी में रहेगी 51%, तो रिजेक्शन के भी चांसेस कम है। ये हुआ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है सिंगापुर होल्डिंग के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया था, सिंगापुर में जेन्युइनली इंडिपेंडेंट एंटिटी बनाए जिसमें चाइनीज ओनरशिप 10 से भी कम रहे, 10% से कम। 2026 में PN3 में थोड़ी सी जो हेल्प मिली है उसमें ये फॉल तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ट्राई करने को कर सकते हैं। और चौथा है कि बस इंतज़ार करें बैठकर। इंडिया चाइना के रिलेशंस 2024-25 में थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ, लेकिन मीशो डायरेक्टली आए ऐसा कोई भी रास्ता अभी तक मई 2026 तक मैं क्लियरली देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन से रास्ते से मीशो आएगा इंडिया, तो मैं कभी भी कहूँगा सीन रिलायंस मॉडल जो था उससे मीशो इंडिया में घुसेगा, और ज़रूर घुसेगा, लेकिन 2026, 27, 28 में नहीं, शायद इसके बाद। एक बार शुरू से सारी चीज़ों को फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। 1997 चांचो, एक अलमारी, एक पोटली, 30,000 रुपये, एक कॉलेज स्टूडेंट जो सिर्फ एक चीज़ जानता था कि दुनिया में सब कुछ बिकता है अगर सही प्राइस पे हो तो। अगर उसने ऐसा नहीं सोचा होता तो आज मीशो दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन कंपनी नहीं होती। वो नहीं जानता था कि इंटरनेशनल बिजनेस के फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, FDI रूल्स क्या होते हैं, प्रेस नोट 3 उस टाइम तो था भी नहीं, उसे ऑब्वियसली उसको पता भी नहीं था इंडिया के साथ क्या क्या रिलेशंस होने वाले हैं, करेंसी हेजिंग क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था उस टाइम। लेकिन वो एक सिंपल चीज़ जानता था कि लोग अच्छा प्रोडक्ट सस्ते में बार बार खरीदेंगे, और वो एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना चाहता था जिससे ये सबसे क्वालिटीफुल प्रोडक्ट भी सस्ता आ पाए। बाकी दुनिया ने उसके हिसाब से एडजस्ट किया, लेकिन उसने एडजस्ट नहीं किया, जिसका रिजल्ट ये है कि आज लगभग 60,000 स्टोर्स, 2,82,000 करोड़ की रेवेन्यू, और मैकडी जैसी कंपनी को पीछे छोड़ते हुए मीशो बना है दुनिया का नंबर 1 फूड चेन कंपनी। और फिर भी अभी 140 करोड़ इंडियन मार्केट अनटच्ड रह गया है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ग्रेट प्रोडक्ट ही इनफ नहीं होता किसी भी कंपनी को किसी भी कंट्री टारगेट करने के लिए। दुनिया एक मकड़ी की जाल जैसा एक वेब है, जिसमें ट्रेड पॉलिसी, FDI रूल, सप्लाई चेन, करेंसी रिस्क, पॉलिटिकल रियलिटी, कल्चर, सब एक साथ, सब एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो आप एंटरप्रेनर हैं, MBA के स्टूडेंट हैं, सर्विस में हैं या फिर स्कूल में हैं, मुझे तो आइडिया नहीं, लेकिन कोई भी नया काम शुरू करनी हो तो इन चीज़ों को ज़रूर समझें, जो कि हमने आज डिटेल में डिस्कस करा। ट्रेड पॉलिसी कि मेरा प्रोडक्ट वहाँ आ सकता है या नहीं, FDI रूल्स कि क्या मैं वहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ या नहीं, एंट्री मोड जाऊँ तो जाऊँ कैसे, सप्लाई चेन प्रोडक्ट पहुँचेगा कैसे, पॉलिटिकल रिस्क कल का क्या होना है, कल्चर वहाँ का इंसान मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। मीशो ने अभी तक मई 2026 तक इन 6 प्रॉब्लम्स में से 3 को सॉल्व कर लिया है। इंडिया में 3 अभी भी प्रॉब्लम्स उसके सामने खड़े हैं। जब वो इंडिया आएगा, और मुझे पता है कि ज़रूर आएगा, तब इन्हीं फ्रेमवर्क्स के थ्रू आएगा। और अब आप जानते हो कि एग्जैक्टली कैसे, कौन से वो रास्ते हैं जिसके थ्रू आएगा, कौन से रास्तों को पकड़ने में फ़ायदा है, कौन से रास्तों को मीशो इग्नोर करके चलेगा। अब आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर है। जाते जाते एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ कि दादी के 30,000 रुपये ने एक कॉलेज स्टूडेंट को एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा करने की, नींव रखने की हिम्मत दी। एक दादी की पोटली भी
इतना बड़ा मिरेकल कर सकती है। दादी ने तो शायद कभी उम्मीद नहीं करा होगा, लेकिन अगर बच्चे में जज्बा था तो 30,000 से एक 60,000 आउटलेट वाली कंपनी अगर खड़ी की जा सकती है, तो आपके पास तो 30,000 से ज़्यादा ही रुपए होंगे अगर आप जुटाना चाहें अपनी दादी से तो, या अपने रिलेटिव से तो बहाना मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाते हैं, लेकिन ऐसी कहानियाँ हमें सिखाती है कि बहाना बिना बनाए अगर हम इम्प्लीमेंटेशन पे आए तो रास्ते खुलते जाते हैं। और आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा इंटरनेशनल बिजनेस के फोर्सेज क्या होते हैं, एंट्री बैरियर्स क्या होते हैं, एंट्री मोड्स क्या होते हैं, सप्लाई चेन कैसे काम करता है, और मीशो जैसी छोटी सी गांव से निकला एक बच्चा कैसे इतनी बड़ी कंपनी बन गई, और क्यों मीशो इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा है, आएगा तो कैसे आएगा, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, और इंडिया में अगर आएगा तो कब तक आएगा। हमने इस वीडियो के माध्यम से आज इन सारी टॉपिक्स को समझने का प्रयास किया। मेरा नाम है राजीव, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा साथ दिया। यहाँ तक हम एक पेज पे साथ में फ्लो करते हुए आए। मैं भी अभी एक लर्नर हूँ, सीख रहा हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ाई कर रहा हूँ। आशा है आप इसके रिगार्डिंग मुझे सजेशंस ज़रूर देंगे कि मैंने अगर इस वीडियो में कोई गलत डेटा या कोई गलत इंटरप्रिटेशन किया है तो आप मुझे एक स्टूडेंट की तरह समझाएंगे और उसको मैं ठीक करके रेक्टिफाई करके एक बेटर वीडियो के साथ, बेटर कॉन्सेप्ट के साथ आगे आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और पूरी दुनिया को पता हो ना हो, अब आपको ज़रूर पता है कि मीशो इंडिया आ रहा है या नहीं। थैंक यू।